नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राजस्थान 360 चैनल, जिस पर रीड का जो बैच अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें रीड फर्स्ट लेवल ईवीएस की क्लासें चल रही है, जिसमें हमने दो टॉपिक देख लिए। पहला टॉपिक जो अपना था वो था राजस्थान की वेशभूषा, और दूसरा जो अपना टॉपिक था वो था आपका राजस्थान चित्रकला। दोस्तों, क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की गई रिकॉर्डेड क्लासें और लाइव क्लासें आपको बेहतरीन क्लास देखने को मिलती है। दोस्तों, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप बहुत ही आसान तरीके से इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो। आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है और उसके बाद में आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई का आनंद उठा सकते हो और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो जल्द से जल्द सुनिश्चित कर सकते हो अनअकैडमी के साथ जुड़कर। दोस्तों, छोटा सा मेरा परिचय। मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। मैंने 2018 मेंस एग्जाम लिखा है। तो दोस्तों, आप भी मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो अनअकैडमी के साथ जुड़कर। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसके साथ आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। आपको बिल्कुल एक क्लासरूम का माहौल मिलेगा अनअकैडमी के साथ जुड़कर। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, जिसमें बात होगी एग्जाम के पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर आपको जानना अपनी तैयारी का लेवल, और तो आप दे सकते हो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, जिससे आप एक बेहतरीन बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो और अपना मुकाम हासिल कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस। एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप इसे निश्चित समय तक बिना किसी चार्ज के देख सकते हो। तो दोस्तों, किस इंतजार में बैठे हो, जल्द से जल्द आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, अनअकैडमी में आपके लिए बड़े ही अच्छे सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें 12 मंथ का जो प्लान है वो आपका मात्र 7,000 रुपये में है, जबकि 24 मंथ का जो प्लान है वो है 8,400 रुपये में। दोस्तों, अगर आप इसमें भी डिस्काउंट चाहते हो तो मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज कर सकते हो और आप इसमें 10% का डिस्काउंट ले सकते हो, और आपको 12 मंथ का कोर्स मात्र मिलेगा 6,300 रुपये में, और आपको 24 मंथ का जो कोर्स है वो मिलेगा 7,560 रुपये में। दोस्तों, इस प्रकार से ये डेली लाइव जानकारी थी जो मैंने दे दी है आपको। टॉपिक पर बात करते हैं। आज अपना एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा गजब का टॉपिक है। आपने हेडिंग देख ली होगी, थंबनेल लगा हुआ था राजस्थान की हस्तकलाएं। और जो रीड का जो ईवीएस का पेपर है, जिसमें कला संस्कृति टॉपिक है, उसमें बिल्कुल मेंशन है राजस्थान की हस्तकलाएं टॉपिक। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है, बहादुर तो वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते, बहादुर तो वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, अपने को भी उसी ताकत, उसी जोश और जुनून से तैयारी करनी है कि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है। लेकिन अगर आप मैदान में कूदे ही नहीं तो आपको क्या पता हार क्या होती है और जीत क्या होती है। तो दोस्तों, बिल्कुल मैदान में कूदना है, तैयारी के साथ कूदना है, ताकि एग्जाम दो, चाहे उसमें हार हो चाहे जीत हो, लेकिन अपने को ये लगना चाहिए कि रण में कूदे, मुकाबला किया, ऐसे नहीं घुटने टिका के आ गए। बिल्कुल मैदान में मुकाबला करना है, और मुकाबला ऐसा करना है कि बिल्कुल इस एग्जाम को धूल चटानी आपकी बात। तो दोस्तों, बिल्कुल तैयार हो जाओ। आज अपना टॉपिक है बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जानदार टॉपिक है। बिल्कुल तरीके से हर चीज को बताई जाएगी आपको। चलो, सबसे पहले बात करते हैं अपन राजस्थान में हस्तकलाएं। हस्तकलाएं क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं हस्तकलाएं क्या होती है। हाथों द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना ही
हस्तकला कहलाती है। हाथों के द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना, किसके द्वारा? हाथों के द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना ही हस्तकला कहलाती है। यह आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, राजस्थान को हस्तशिल्प कलाओं का खजाना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी हस्तकलाएं हैं कि इसे खजाना कहा जाता है। दोस्तों, बात आगे आती है, राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा जो केंद्र है वह बोरनाड़ा जोधपुर। क्या है? बोरनाड़ा जोधपुर हस्तकलाओं का सबसे बड़ा केंद्र है। दोस्तों, अगर प्रश्न पूछ ले हस्तकलाओं का तीर्थ, हस्तकलाओं का तीर्थ, हस्तकला का तीर्थ, तो हस्तकला का जो तीर्थ है वो है जयपुर। कहां पर दोस्तों? हस्तकला का तीर्थ जयपुर में है। तो ये अपने पता होना चाहिए। दोस्तों, मेरे बताया आपको राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो तो है बोरनाड़ा जोधपुर। कहां पर है? बोरनाड़ा जोधपुर जो है वो राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। और 1998 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें हस्तकला उद्योग पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। जो 1998 की औद्योगिक नीति थी उसमें हस्तकला उद्योग पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। तो दोस्तों, ये अपने को पता होना चाहिए। हस्तकला का तीर्थ पूछे आपको तो आंसर क्या करना है? जयपुर करना है। दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। एक वर की जूतियां, जो दूल्हा होता है उसको वर बोलते हैं। वर की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिनोटा। वर की जूतियों को बोलते हैं बिनोटा। जबकि स्त्रियों की जूतियों को बोलते हैं, जो स्त्रियां होती है स्त्रियों की जूतियों को बोलते हैं सपाटा, सपाटा या लीतरा, सपाटा या लीतरा। दोस्तों, जब बच्चे क्या है ज्यादा ही बदमाशियां करते हैं तो दादा के द्वारा कहा जाता है भी लीतरे के सपोर्ट पड़ेंगे, तो वही है लीतरा। लीतरा जो पुरुष होते हैं उनकी जूतियों को नहीं बोलते, स्त्रियों की जो जूतियां होती है उसको बोलते हैं सपाटा या लीतरा। तो ये भी अपने पता होना चाहिए। चलो, सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे कपड़े पर हाथ से छपाई। कपड़े पर जो हाथ से छपाई होती है जिसे ब्लॉक प्रिंट भी कहते हैं, तो संपूर्ण उन कलाओं की एक एक साथ बात करेंगे। सबसे पहले जो अपनी है कपड़े पर हाथ से छपाई, हाथ से कपड़े पर छपाई कला, इसे बोलते हैं ब्लॉक प्रिंट। क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रिंट। छपाई का कार्य छिपों द्वारा किया जाता है। दोस्तों, सीधा ही नाम से स्पष्ट होता है छपाई छिपा। तो छपाई का जो कार्य है वो छिपों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? छिपों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है अजरक प्रिंट। क्या आता है? अजरक प्रिंट। दोस्तों, अजरक प्रिंट कहाँ का है? अजरक प्रिंट जो है ये बाड़मेर का है। कहाँ का है? बाड़मेर का है। इसमें लाल व नीले रंगों का प्रयोग होता है। किसका होता है? लाल व नीले रंगों का इसमें प्रयोग होता है। अजरक प्रिंट जो है ये बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग होता है। और खत्री जाति इसकी प्रमुख कलाकार होती है। कौन सी जाति? खत्री जाति। खत्री जाति जो होती है वो इसकी क्या होती है? प्रमुख कलाकार होती है। दोस्तों, अपने को यह भी पता होना चाहिए कि जो अजरक प्रिंट है ये तुर्की शैली से अधिक प्रभावित है। कौन सी से? तुर्की शैली से प्रभावित है। यह तुर्की शैली से प्रभावित है। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। लाल नीले रंग का प्रयोग होता है और इसमें यह तुर्की शैली से प्रभावित है। और खत्री जाति के जो लोग होते हैं वो इसके कलाकार होते हैं। अगला आता है मलिर प्रिंट। तो मलिर प्रिंट कहाँ का है? ये बाड़मेर का है। अजरक प्रिंट भी बाड़मेर का है, मलिर प्रिंट भी बाड़मेर का है। इस मलिर प्रिंट में कत्थई व काले रंगों का प्रयोग होता है। कौन सा? कत्थई व
काले रंगों का प्रयोग होता है और वही खत्री जाति इसके प्रमुख कलाकार हैं। खत्री जाति इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला आता है आजम या जाजम प्रिंट। तो आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट बता देते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बिल्कुल हर चीज बताई जाएगी, बिल्कुल तैयार रहो। तो एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे अधिक एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, बच्चों के सबसे अधिक जो प्रश्न गलत होते हैं वो इसी टॉपिक से होते हैं। तो दोस्तों अपने को प्रश्न गलत नहीं करना है। तो दोस्तों बात आती है आजम या जाजम प्रिंट, दोनों ही कहाँ के प्रसिद्ध हैं, अकोला चित्तौड़गढ़ के। कहाँ के हैं, अकोला चित्तौड़गढ़ के। देखो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट ये तो है बाड़मेर की, और आजम और जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का। इसमें लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। इसका लाल व हरे रंग का इसके अंदर प्रयोग होता है, और इससे छपाई के लहंगे सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इससे के जो लहंगे हैं वो बड़े ही प्रसिद्ध हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या है, इस प्रिंट में गाड़िया लुहार की महिलाओं के कपड़े प्रिंट होते हैं। जो गाड़िया लुहार होते हैं उनके जो कपड़े हैं वो इसी प्रिंट में प्रिंट होते हैं, आजम या जाजम प्रिंट में। आगे आता है सांगानेरी प्रिंट। कौन सा आता है, सांगानेरी प्रिंट। और जो सांगानेरी प्रिंट है इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। सांगानेरी सॉरी जो बगरू प्रिंट और सांगानेरी प्रिंट दो हैं। चलो बात करते हैं सांगानेरी प्रिंट। तो सांगानेरी प्रिंट जो है वो जयपुर का है, और नामदेवी छिपे इसी छपाई का कार्य करते हैं। जो नामदेवी छिपे होते हैं तो वो इसी छपाई का कार्य करते हैं, और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। कौन से रंग, प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग होता है। और मुन्नालाल गोयल इसके प्रमुख कलाकार हैं। कौन है, मुन्नालाल गोयल। मुन्नालाल गोयल। तो जो मुन्नालाल गोयल है वो इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो दोस्तों सांगानेरी प्रिंट समझ में आया होगा आपको। नामदेवी छिपे इसी छपाई का कार्य करते हैं, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। तो मुन्नालाल गोयल इसके प्रमुख चित्रकार हैं। अगला आता है आपका बगरू। बगरू प्रिंट, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, बगरू जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, बगरू जयपुर का। तो इसमें लाल व काले रंगों का प्रयोग होता है। लाल व काले रंगों का जो प्रयोग है वो बगरू प्रिंट में होता है। लाल व काले रंगों का प्रयोग जो है वो बगरू प्रिंट में होता है। बोडल प्रिंट, दोस्तों जो बगरू प्रिंट है इसकी दो तीन खास बातें और है, वो बता देता हूं मैं आपको। बगरू प्रिंट जो है वो बेल बूटों की छपाई के लिए सीधा प्रिंट पूछा गया है कि बेल बूटों की छपाई कौन से प्रिंट में की जाती है। तो बेल बूटों की छपाई है वो बगरू प्रिंट में की जाती है। कौन से में, बेल बूटों की छपाई। बेल बूटों की छपाई जो है वो बगरू प्रिंट में की जाती है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला आता है बोडल प्रिंट या अब्रक प्रिंट की छपाई। यह है भीलवाड़ा की। कहाँ की है, बोडल प्रिंट या अब्रक प्रिंट, ये जो छपाई है ये कहाँ की है, भीलवाड़ा की है। अजरक व मलिर प्रिंट में ज्यामितिक आकृतियां बनाई जाती है। दोस्तों प्रश्न सीधा आता है कि कौन से प्रिंट में ज्यामितिक आकृतियां बनाई जाती हैं। तो ज्यामितिक जो आकृतियां हैं वो अजरक प्रिंट या मलिर प्रिंट में बनाई जाती है। तो अजरक प्रिंट व मलिर प्रिंट में ज्यामितिक आकृतियां बनाई जाती है, जिसके कलाकार खत्री जाति के छिपे होते हैं। किसके होते हैं, खत्री जाति के जो छिपे होते हैं वो इसके प्रमुख कलाकार होते हैं। अब दोस्तों अगली जो कला आती है, हस्तकला आती है, उसका नाम है कपड़े पर रंगाई कला। कौन सी, कपड़े पर रंगाई कला। वो थी कितने अपने पढ़ी, छपाई कला, अब पढ़ते हैं अपन रंगाई कला। वस्त्रों पर रंगाई का कार्य नीलगर और अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। जो वस्त्र होते हैं उन पर जो रंगाई का कार्य है ये नीलगर व रंगरेजों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल मौसम चिल्ली करके रखो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ो, आराम से और बिना टेंशन के। चलो आगे बात आती है
तो सबसे पहले आती है बंदेज कला। कौन सी आती है? बंदेज कला। तो दोस्तों बंदेज का सर्वप्रथम उल्लेख बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र में किया था। जो बंदेज का सर्वप्रथम उल्लेख है वो बाणभट्ट नामक व्यक्ति था। उस बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र में इस बंदेज का प्रयोग किया था। राज्य में जोधपुर की बंदेज की साड़ियां प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है? बंदेज जयपुर और जोधपुर दोनों का ही प्रसिद्ध है। कहाँ का? जयपुर और जोधपुर दोनों जगह का ही बंदेज प्रसिद्ध है। तो दोस्तों राज्य में जोधपुर की बंदेज की साड़ियां प्रसिद्ध है। राज्य में शेखावाटी के मारवाड़ का बंदेज सर्वोत्तम और सबसे बारीक होता है। तो राज्य अपना राजस्थान है, उसमें शेखावाटी के मारवाड़ जो बंदेज है वो सर्वोत्तम और सबसे बारीक बंदेज होता है। और बंदेज की सबसे बड़ी जो मंडी है वो भी कहाँ पर? आपकी जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो ये था आपकी बंदेज कला। बंदेज का सर्वप्रथम उल्लेख बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र में किया था। तो राज्य में जोधपुर की बंदेज की साड़ियां प्रसिद्ध है। राज्य में शेखावाटी व मारवाड़ का बंदेज सर्वोत्तम एवं सबसे बारीक बंदेज होता है। तो बंदेज की जो मंडी है वो कहाँ पर? आपकी जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। दोस्तों आगे बात आती है पोमचा। क्या आता है? पोमचा। तो प्रसूता महिला वो महिला होती है जो बच्चे को जन्म देती है। तो प्रसूता महिला द्वारा अपने पियर पक्ष से आने वाली पीले व लाल रंग की साड़ी ओढ़नी पोमचा कहलाती है। तो पोमचा क्या होता है? प्रसूता महिला द्वारा अपने पियर पक्ष से, प्रसूता जो महिला होती है उसके पियर पक्ष से जो पीले व लाल रंग की साड़ी आती है उसे ही ओढ़नी या पोमचा कहते हैं। पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जब बच्चा होता है तब ये पोमचा आता है, इसलिए पोमचा को वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध। तो दोस्तों पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का पोमचा बड़ा ही प्रसिद्ध है, ये अपने को पता होना चाहिए। आगे बात आती है लड़की के जन्म पर प्रसूता को गुलाबी एवं लड़के के जन्म पर पीले रंग का पोमचा पहनाया जाता है। लड़की के जन्म पर तो होता है दोस्तों गुलाबी रंग का। कौन से रंग का? गुलाबी रंग का, ये अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों सब चीजें बता रहा हूं मैं आपको, आराम से बढ़िया तरीके से याद करते हुए चलना है कि लड़की के जन्म पर प्रसूता को गुलाबी एवं लड़के के जन्म पर पीले रंग का पोमचा पहनाया जाता है। एक आता है चीड़ का पोमचा। कौन सा आता है? चीड़ का पोमचा। तो हाड़ौती क्षेत्र की विधवा स्त्रियों द्वारा, हाड़ौती क्षेत्र की जो विधवा स्त्रियां होती है उनके द्वारा तो पहने जाने वाले काले रंग की जो ओढ़नी होती है, हाड़ौती अपना ये राजस्थान है। इस राजस्थान में ये हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस हाड़ौती क्षेत्र में जो विधवा स्त्रियां होती है वो काले रंग की जो ओढ़नी ओढ़ती है उसे क्या बोलते हैं? चीड़ का पोमचा। क्या बोलते हैं? चीड़ का पोमचा। एक आता है लहरिया। तो लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो लहरिया प्रसिद्ध आपका जयपुर और पाली। जयपुर और पाली का लहरिया प्रसिद्ध है। विवाहित स्त्रियों द्वारा, किसके द्वारा? विवाहित स्त्रियों द्वारा तीज पर ओढ़ी जाने वाली लहरदार ओढ़नी। जो विवाहित स्त्रियां होती है वह तीज के त्योहार पर जो लहरदार जो ओढ़नी ओढ़ती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लहरिया। क्या बोलते हैं? लहरिया। और जयपुर का समुद्र लहरिया अधिक प्रसिद्ध है। जयपुर का कौन सा? समुद्र लहरिया। जयपुर का समुद्र लहरिया जो है वो क्या है? वो अधिक प्रसिद्ध है। आगे बात आती है मोटड़ा। क्या? मोटड़ा। तो मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। और होता क्या है? लहरिये की जो लहरदार धारियों को
एक दूसरे को काटती, जैसे ये इस प्रकार से लहरिया है, इसे बना देता हूं, ये आपका लहरिया है, इस प्रकार से लहरिया होता है। और जब इसको आधी रेखाओं के द्वारा ऐसे काट दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, मोटड़ा बन जाता है। तो लहरिये को आधी रेखाओं के द्वारा काट दिए जाने पर वह क्या बन जाता है, मोटड़ा। और मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। दोस्तों चुनरी धनक ये जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध है, कहाँ की, जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो मैंने बताया पोमचा, पोमचा क्या होता है, जो प्रसूता स्त्री होती है उसके पियर पक्ष से जो पीले और लाल रंग की जो साड़ी ओढ़नी आती है उसको पोमचा कहते हैं। तो पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है, लड़की के जन्म पर गुलाबी और लड़के के जन्म पर पीले रंग का पोमचा पहनाया जाता है। चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विधवा स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला जो काले रंग की ओढ़नी होती है उसको चीड़ का पोमचा कहते हैं। लहरिया श्रावण मास के महीने में विवाहित स्त्रियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली जो लहरदार ओढ़नी होती है उसको लहरिया बोलते हैं, जयपुर का प्रसिद्ध है। मोटड़ा अगर लहरियों को आड़ी रेखाओं द्वारा काटा जाता है उसको मोटड़ा कहते हैं। और चुनरी धनक जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है। एक आता है आपका दाबू प्रिंट। एक आता है दोस्तों दाबू प्रिंट। तो दाबू प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट आपका आपका आकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कहां का, आकोला चित्तौड़गढ़, बालोतरा बाड़मेर और सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर यहाँ का क्या प्रसिद्ध आपका, दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट 3 जगह का प्रसिद्ध है, पहला आपका आकोला चित्तौड़गढ़, दूसरा बालोतरा बाड़मेर और तीसरा सवाई माधोपुर। आगे आती है आपकी कढ़ाई कला या कसीदा कला। कढ़ाई कला या कसीदा कला, तो एक एक करके बिल्कुल बड़े तरीके से देखते हैं इसको। क्या होता है, कपड़ों पर विभिन्न रंगों के रेशमी व सूती धागों की सहायता से विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनाई जाती है, जिन्हें कसीदा कला कहते हैं। किसे कहते हैं कसीदा कला, कपड़े कपड़े पर विभिन्न रंगों के रेशमी व सूती धागों की सहायता से विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनाई जाती है, इन्हें कसीदा कला कहते हैं। मुकेश, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मुकेश क्या है। इस कसीदा कला के अंदर आता है मुकेश। पहली बात तो मुकेश कहाँ के प्रसिद्ध है, शेखावाटी के प्रसिद्ध है। मुकेश कहाँ के प्रसिद्ध है, शेखावाटी। सूती व रेशमी कपड़े पर सुनहरी, सूती व रेशमी कपड़े पर सुनहरी धागे बादले की सहायता से की गई छोटी छोटी बिंदी वाली कढ़ाई मुकेश कहलाती है। जो सूती व रेशमी कपड़ा जो होता है उस पर छोटी छोटी बिंदी वाली जो कढ़ाई की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, मुकेश। समझ में आएगा मुकेश किसे कहते हैं, सूती व रेशमी जो कपड़ा होता है उस पर छोटी छोटी जो बिंदी वाली जो कढ़ाई की जाती है उसे मुकेश कहते हैं। आगे बात आती है चटापटी। चटापटी वर्क जो है वो आपका शेखावाटी के अंदर बड़ा ही प्रचलित है। होता क्या है इसके अंदर, सब कुछ बताया जाएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। तो चटापटी देखते हैं, तो चटापटी वर्क शेखावाटी में प्रचलित है। कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर दूसरे कपड़े पर लगा देना। कपड़े के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें काटकर दूसरे कपड़े के ऊपर लगा देना। जैसे ये कपड़ा है तो एक कपड़े और एक ये कपड़ा है, तो इस कपड़े को ऐसे काटकर, जैसे ये काटकर यहां पर लगा दिया, ये काटकर यहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया, यहां पर, इसे क्या बोलते हैं, चटापटी। कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े काटकर दूसरे कपड़े पर लगा देना, इसे क्या बोलते हैं, चटापटी कहते हैं। दोस्तों समझ में आया होगा चटापटी किसे कहते हैं।
अगला आता है मिरर वर्क, अगला इसी में आता है मिरर वर्क। तो जो मिरर वर्क है ये आपका चोटन बाड़मेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। मिरर वर्क कांच के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसको कपड़े पर ट्रेस करना मिरर वर्क कहलाता है। कांच के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसको कपड़े पर ट्रेस करना, कपड़े पर उसकी बंदेज करना या उसको चिपकाना, ये क्या कहलाता है, मिरर वर्क कहलाता है। तो मिरर वर्क आपको दोस्तों समझ में आया होगा। कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो उसको कपड़े पर रखकर चारों ओर सुई एवं रेशम धागों से कढ़ाई की जाती है, तो उसे बोलते हैं आप मिरर वर्क। क्या बोलते हैं, मिरर वर्क। तो यह सर्वाधिक चोहटन बाड़मेर में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, चोहटन बाड़मेर में प्रचलित है, जबकि सर्वाधिक प्रचलित शेखावाटी में है। यह सर्वाधिक चोहटन बाड़मेर में प्रचलित है, जबकि सर्वाधिक जो इसका प्रचलन है वो शेखावाटी के अंदर जो जाट महिलाएं हैं वो चटापटी की वर्क की हुई ओढ़नियां ओढ़ती है, ये अपने को पता होना चाहिए। चलो आगे आता है पेच वर्क, आगे आता है पेच वर्क। तो पेच वर्क क्या होता है, कपड़े को मनचाही डिजाइन में काटकर, कपड़े को मनचाही डिजाइन में काटकर दूसरे कपड़े पर रखकर टाका देना। कपड़े को मनचाही डिजाइन में काटकर, जो कपड़ा होता है उसको मनचाही डिजाइन में काटकर दूसरे कपड़े पर रखकर टाका देना, ये होता है पेच वर्क। क्या होता है, पेच वर्क। और ये जो पेच वर्क है ये सर्वाधिक शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का ये पेच वर्क प्रसिद्ध है। तो दोस्तों समझ में आया होगा, उम्मीद है इसी प्रकार से समझते रहना, बिल्कुल मजे से पढ़ना, मजा आएगा। आगे बात आती है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया। तो जो कोटा डोरिया है ये केथुन कोटा, कोटा डोरिया जो है ये केथुन कोटा और मांगरोल बारा ये प्रसिद्ध है। कहाँ की, कोटा डोरिया। इसी को बोलते हैं मसूर दी साड़ी, इसी को क्या बोलते हैं, मसूर दी साड़ी। तो कोटा डोरिया या मसूर दी साड़ी, बिल्कुल डिटेल बता रहा हूं, आराम से डिटेल से पढ़ना हर चीज को समझते हुए। तो कोटा डोरिया या मसूर दी साड़ी। कोटा डोरिया या मसूर दी साड़ी। दोस्तों मैंने बताया आपको कहाँ की प्रसिद्ध है। तो कोटा डोरिया मसूर दी साड़ी जो है वो केथुन कोटा, केथुन कोटा और मांगरोल बारा। मांगरोल बारा ये यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध है। और हुआ क्या था इसके अंदर, कोटा का प्रधानमंत्री जालिम सिंह झाला, कोटा का जो प्रधानमंत्री थे जालिम सिंह झाला हैदराबाद से मसूर अहमद को लाया था। तो जो कोटा का जो प्रधानमंत्री था जालिम सिंह झाला, वो हैदराबाद से कलाकार लेकर आए, जिनका नाम था मसूर अहमद को लाया था। और मांगरोल की जैनब इसके मुख्य कलाकार हैं। तो दोस्तों कौन कौन इसके कलाकार, कोटा के प्रधानमंत्री थे जालिम सिंह झाला, वो हैदराबाद से मसूर अहमद को लाया था। और मांगरोल की जैनब इसकी प्रमुख मुख्य कलाकार हैं। और सूती धागों के साथ रेशमी धागों व जरी के काम में युक्त साड़ी, ये इस प्रकार की साड़ियां होती है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो वापस देख लेते हैं एक बार। कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, केथुन कोटा। इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। कि राजस्थान में जो बनारसी साड़ी है वो किसे कहते हैं, कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल। 2007 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा डोरिया साड़ियां पहनकर मॉडलिंग की थी। अतः वर्ष 2007 में वीमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2007 में जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कोटा डोरिया साड़ियां पहनकर मॉडलिंग की थी
और वर्ष 2007 में उसे वीमेन टुगेदर अवार्ड सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों अद्भुत कलाकारी है यहाँ की कला संस्कृति के अंदर, यहाँ के कपड़ों में, हर चीज में यहाँ पर कुछ ना कुछ बात है। जैनब की साड़ियाँ, तो जैनब की साड़ियाँ है ये कोटसुआ गांव कोटा के प्रसिद्ध है। ताकि कोटसुआ गांव कोटा के प्रसिद्ध है जैनब की साड़ियाँ। जरी जरदोजी वर्क, जरी या जरदोजी वर्क धातु के चमकदार तारों की सहायता से कशीदाकारी जो की जाती है उसे जरी कहलाती है। क्या कहलाती है? जरी। सवाई जयसिंह द्वितीय के काल में यह सूरत से जयपुर लाई गई थी। जरी का कार्य है यह पहले सूरत में किया जाता था, लेकिन सवाई जयसिंह इसको कहां पर लेके आई? जयपुर लेकर आई। अब दोस्तों बात आती है वस्त्र अलंकरण कला। कौन सी? वस्त्र अलंकरण कला। वस्त्र अलंकरण में सर्वाधिक गोटे का होता है। जो वस्त्र का जो सौंदर्य है, जो अलंकरण है, वस्त्र को सुंदर बनाया जाता है, वो गोटे की सहायता से सुंदर बनाया जाता है। तो जो गोटा है ये राज्य के खंडेला सीकर, बिनाय अजमेर, जयपुर गोटे के प्रमुख केंद्र हैं। तो जो गोटा है ये खंडेला सीकर, बिनाय अजमेर व जयपुर गोटे के प्रमुख केंद्र हैं। और अब गोटे के प्रकार की बात करते हैं। किरण, बाकड़ी, किरण, बाकड़ी, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, लप्पा, लप्पी, गोखरू, चंपाकली, बीजिया, ये क्या है? ये गोटे के ही प्रकार हैं। तो मैं बता देता हूं आपको एक एक करके कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले बात आती है किरण की। किरण क्या है? बादले की झालर को किरण कहते हैं। जो बादला होता है उसी झालर होती है उसको किरण बोलते हैं। आंचल में लगाया गया चौड़ा गोटा होता है लप्पा। आंचल में लगाया गया चौड़ा जो गोटा होता है उसको लप्पा बोलते हैं। और लप्पी, आंचल में लगाया गया कम चौड़ाई का जो गोटा होता है उसको लप्पी कहते हैं। तो किरण, बादले की झालर को किरण कहते हैं। जैसे बादला मतलब ये ओढ़नी है, इस ओढ़नी के चारों ओर जो गोटा लगाया जाता है ऐसे किनारियों पर चारों ओर ऐसे, उसे तो क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। और फिर इस ओढ़नी के बीच में जो चौड़ा गोटा लगाया जाता है, चौड़ा गोटा लगाया जाता है, उसे जो कढ़ाई की जाती है उसको बोलते हैं लप्पा। क्या बोलते हैं? लप्पा। और छोटा छोटा जो गोटा लगाया जाता है उसको बोलते हैं लप्पी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और समझ में आ रहा है तो बड़े तरीके से पढ़ते रहो, मजे से पढ़ते रहो, बिल्कुल मौसम को चिल करके रखो। चलो बात करते हैं आगे। अब बात आती है चित्रकारी। और चित्रकारी किस पर? वस्त्रों पर चित्रकारी। किस पर? वस्त्रों पर चित्रकारी। बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे कि वस्त्रों पर चित्रकारी होती है उसको क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं, सब चीज़ों की बात होगी। बिल्कुल तरीके से पढ़ते रहो, आराम से पढ़ते रहो, मस्त मजे से पढ़ते रहो। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्त्रों पर चित्रकारी। तो वस्त्रों पर चित्रकारी जो होती है उसको बोलते हैं फड़ चित्रण। क्या बोलते हैं? फड़, फड़ चित्रण। किसी लोक देवता के जीवन को यदि किसी कपड़े पर चित्रित कर दिया जाए तो उसे फड़ कहते हैं। जो कोई लोक देवता है अपने लोक देवताओं की एक छोटी स्टिक बताई थी मैंने पंचपीरों की, कि हमें गोरा पापा दो, हमें गोरा पापा दो। ये पंचपीर याद करने की ट्रिक थी। हड़बूजी, मेहाजी, गोगाजी, रामदेवजी, पाबूजी। हड़बूजी, मेहाजी, गोगाजी, रामदेवजी, पाबूजी। तो दोस्तों बिल्कुल बात करेंगे एक एक के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं फड़ चित्रण।
किसी लोक देवता के जीवन को यदि किसी कपड़े पर चित्रित किया जाता है, जैसे किसी लोक देवता का जो जीवन होता है उसको पूरा का पूरा एक ऐसे कपड़ा होता है, उस कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं, तो पूरा अंकित किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? फड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फड़। फड़ चित्रण शैली 700 वर्ष पूर्व मेवाड़ चित्रकला शैली से उद्भव हुई है। फड़ चित्रण शैली जो है वो 700 वर्ष पूर्व है। अब 700 वर्ष पूर्व मेवाड़ चित्रकला शैली से उद्भव हुई है फड़ चित्रण शैली। फड़ चित्रण का कार्य शाहपुरा भीलवाड़ा में जोशी परिवार द्वारा, फड़ चित्रण का जो कार्य है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में जोशी परिवार है उसके द्वारा किया जाता है, अर्थात जोशी गोत्र के छीपे द्वारा। इसके द्वारा जोशी गोत्र के जो छीपे होते हैं उनके द्वारा ये फड़ चित्रण का कार्य किया जाता है। तो सीधा प्रश्न बनता है कि फड़ चित्रण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में जोशी परिवार के द्वारा ये कार्य किया जाता है। फड़ का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना या बांचना। फड़ का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना या बांचना, अर्थात कपड़े पर लोक देवी देवताओं के आख्यान, अर्थात कपड़े पर लोक देवी देवताओं के जो आख्यान चित्रित करना तो उनका वाचन करना ही फड़ चित्रण कहलाता है। तो फड़ का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना या बांचना, अर्थात कपड़े पर लोक देवी देवताओं के आख्यान चित्रित करना वह उनका वाचन करना फड़ चित्रण कहलाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले बात आती है पाबूजी की फड़। कौन सी आती है? पाबूजी की फड़। फड़वाचक जाति, तो पाबूजी की जो फड़वाचक जाति है वह थोरिया या नायक जाति के भोपे या आयरी व नायक, आयरी या थोरी व नायक जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा पाबूजी की फड़ बांधी जाती है। वाद्य यंत्र जो पाबूजी का है वो है रावण हत्ता। जब ये फड़ बांधी जाती है तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि पाबूजी की फड़ बांधी जाती है तब कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्ते का प्रयोग किया जाता है। विशेष सबसे लोकप्रिय फड़, सभी देवी देवताओं में सबसे जो लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है? पाबूजी की। आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है कि सबसे प्राचीन व सबसे बड़ी फड़ किसकी है? सबसे प्राचीन व सबसे बड़ी फड़ किसकी है? मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आंसर दो, जल्दी से भी, जल्दी से। जल्दी से आंसर दो भाई। तो बता देता हूं मैं आपको, जो देवनारायण जी की फड़ है ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी फड़ है। दोस्तों जो पाबूजी हैं उन्हें गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से भी जाना जाता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। इनकी जो घोड़ी है उसका नाम है केसर कालिनी। तो मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊंट लेकर आए थे, ऊंट लाने का जो श्रेय था वो पाबूजी को ही जाता है। पाबूजी का जो जन्म है वो पोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? पोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। और इनके जो पिता थे उनका नाम था धांधल जी। पिता क्या नाम था? धांधल जी नाम था। और जो माता थी उनका नाम था कमला दे। क्या नाम था? कमला दे। पत्नी थी फुलम दे या सुप्यार दे, फुलम दे या सुप्यार दे। यह भी अपने को पता होना चाहिए। और यह अपने बहनोई जिंदराव खींची से देवन चालनी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों एक ही इस पॉइंट में मैंने आपको इतने पॉइंट बता दिए, बिल्कुल आपको याद रखना है। और पाबू प्रकाश जो आसिया मोर्ज के द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें पाबू जी का वर्णन मिलता है। चलो आगे बात करते हैं। इस फड़ का वाचन रात्रि में ऊंट के बीमार पड़ने पर किया जाता है। क्या जाता है? रात्रि में
नुक्ते बीमार होने पर इस फल का वाचन किया जाता है। इसमें बाबूजी के मुख के समान बालेगा तथा घोड़ी केसर काले को काले रंग से चित्रित किया जाता है। इसमें बाबूजी के मुख के समान बालेगा तथा घोड़ी केसर काले को काले रंग से चित्रित किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हर चीज समझ में आ रही है तो बिल्कुल इसी तरीके चलते रहो। आगे बात आती है इस फल युद्ध के दृश्यों का चित्रांकन सर्वाधिक आकर्षक होता है। इस फल के अंदर युद्ध के जो दृश्य होते हैं उनका चित्रांकन सर्वाधिक आकर्षक होता है। अब अगली आती है देवनारायण जी के फल। तो देवनारायण जी के फल जो है, फल जो गुर्जर जाति के जो भूपे हैं उनके द्वारा ये फल बांटी जाती है। और जो वाद्य यंत्र होता है जंतर। कौन क्या होता है? जंतर। और विशेष सबसे प्राचीन फल, सबसे लंबी फल, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फल और सर्वाधिक समय तक लगने वाली फल ये आपकी देवनारायण जी की फल है। दोस्तों, मैंने बताया आपको कि सबसे प्राचीन फल, सबसे लंबी फल और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फल, सर्वाधिक समय तक लगने वाली फल, ये कौन सी आपकी देवनारायण जी की फल है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस फल में सर्प और देव जी की घोड़ी लीलागर का चित्र होता है। इस फल में क्या होता है? इस फल में सर्प और देव जी की घोड़ी लीलागर का चित्र होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने 2 सितंबर 1992 को, कब? भारतीय डाक विभाग ने 2 सितंबर 1992 को 2x2 सेंटीमीटर की देव जी के फल पर डाक टिकट जारी किया गया था कि 2 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी, इस प्रकार से इनके डाक टिकट जारी की गई है, जो कि किसी भी फल का सबसे छोटा आकार है। जो कि किसी भी फल का सबसे छोटा आकार, इसीलिए इसको सबसे छोटी फल कहा जाता है क्योंकि इसका डाक टिकट 2x2 सेमी के अंदर है। देव जी की फल जर्मनी के कला संग्रहालय में रखी हुई है। कहां पर? जर्मनी के कला संग्रहालय है, वहां पर देव जी की फल रखी हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि किसकी फल जर्मनी के कला संग्रहालय में रखी हुई है। तो दोस्तों, वो आपकी देवनारायण जी की फल है। तो देवनारायण था, उनका जो मूल नाम था वो था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह जो था उनका मूल नाम था। जो पिता थे वो सवाई भोज थे और जो माता थी वो सेडू खटानी थी। क्या नाम था? सेडू खटानी। और इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो भी कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में। और ये बिनाय अजमेर के शासक से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर, बिल्कुल मजा ही आना चाहिए। आगे आती है रामदेव जी की फल। कौन सी आती है? रामदेव जी की फल। दोस्तों, पहले तो अपन रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो रामदेव जी हैं वो क्या थे, क्या नहीं थे, जन्म कहाँ पर हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बिल्कुल डिटेल से देखेंगे इस फल के बारे में। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो, तो रामदेव जी जो है वो पंच पीरों में से एक पीर है। रामदेव जी जो है वो पंच पीरों में से एक पीर है। इन्हें रूनी चारा धनी, रामदेव जी को क्या बोलते हैं? रामदेव जी को बोलते हैं रूनी चारा धनी। रामदेव जी को रूनी चारा धनी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, हिंदू से कृष्ण का अवतार और मुसलमान जिसे राम सा पीर आदि नामों से जाना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि कौन तो चिड़ायो रे बाबा थारो देवरो, कौन तो लगाई गज नीम बाबा की जय हो। तो रामदेव जी
रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी लोक देवताओं में जो पहला नाम आता है वो आता है रामदेव जी का। तो रामदेव जी को पीरों का पीर, रोहिणी का धनी, विष्णु का अवतार और कृष्ण का अवतार, मुसलमान इसे राम सा पीर आदि नामों से जाना जाता है। इन्हें पीरों का पीर इसलिए कहा जाता है कि एक बार जो मक्का मदीना है वहां से जो 5 लोग हैं वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे। तो रामदेव जी ने उनके लिए खाना लगाया। तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने बर्तनों के अंदर खाना खाते हैं। तो रामदेव जी ने हाथ किया लंबा और उनके बर्तन ला के रख दिए। तो वो जो 5 पीर आए थे वो नतमस्तक हो गए थे रामदेव जी के सामने। उन्होंने कहा था कि साहब हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हो। इसलिए राम सा पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए कौन? रामदेव जी। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल दे। क्या नाम था? अजमाल दे। माता का नाम था मीणा दे। पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। और बड़ा भाई था विरम दे। क्या नाम था? विरम दे, जो बलराम का अवतार था। गुरु थे इनके बालीनाथ जी। नोट डाउन करते ना दोस्तों, पोज करके नोट डाउन करते जरूर रहना। पिता अजमाल दे, माता मीणा दे, पत्नी नेतल दे, बड़ा भाई विरमदेव, गुरु बालीनाथ, घोड़ा नीला। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो थे रामदेव जी, जिन्होंने 24 वाणियां नामक पुस्तक लिखी थी। और इनका जो मंदिर है उसको देवड़ा कहते हैं। जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहते हैं, पथरंगी होती है। तो मेघवाल जाति के लोग इनके क्या होते हैं? भक्त होते हैं। दोस्तों आप अगर अगर आपको लोक देवताओं के टॉपिक देखने हो तो मेरी क्लास डाली हुई है लेट्स क्रैक के ऊपर। तो लेट्स क्रैक के ऊपर जाके आप पूरी क्लासें देख सकते हो आराम से। तो अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो। चलो बात करते हैं रामदेव जी के फल। फलवाचक जाति जो है कामर जाति के भूखे होते हैं। कौन होते हैं? कामर जाति के जो भूखे होते हैं वो रामदेव जी के परमात्मे का कार्य करते हैं। वाद्य यंत्र जो होता है वो रावण हत्ता होता है। क्या होता है? रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र होता है वाद्य यंत्र होता है विशेष। इस फल का सर्वप्रथम चित्रांकन चोथमल चितेरे ने किया था। किसने किया था? चोथमल जो चितेरा है उसे चितेरे ने इसका अंकन किया था। तो दोस्तों कुछ चितेरे जो आपने नाम सुना होगा तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आराम से, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सब चीजें बताई जाएगी आपको। तो दोस्तों बिल्कुल आप नोट डाउन करना, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल आप नोट डाउन करके चलना। पहला है सौभाग्यमल गहलोत। क्या नाम है? सौभाग्यमल गहलोत। और इस सौभाग्यमल गहलोत को बोलते हैं नीड का चेतेरा। क्या बोलते हैं? नीड का चेतेरा। नीड का चेतेरा। दोस्तों सौभाग्यमल गहलोत है नीड का चेतेरा। एक है परमानंद चोयल। परमानंद जी चोयल, इनको बोलते हैं भैंसों का चितेरा। भैंसों का चितेरा। एक आपका जगमोहन मथोड़िया। जगमोहन मथोड़िया। इस जगमोहन मथोड़िया को बोलते हैं सुहानों का चितेरा। सुहानों का चितेरा। तो दोस्तों सौभाग्यमल गहलोत नीड का चितेरा, परमानंद चोयल भैंसों का चितेरा, जगमोहन मथोड़िया स्वानों का चितेरा, अर्जुन प्रजापति जिनकी हाल के अंदर मृत्यु भी हो गई, जिन्हें पत्थरों का चितेरा कहते हैं, अर्जुन प्रजापति। अर्जुन प्रजापति जिन्हें पत्थरों का चितेरा कहते हैं। पत्थरों का
चित्तेरा, और एक है पवन जांगीर जिस चंदन का चित्तेरा कहते हैं, पवन जांगीर, पवन जांगीर, इन्हें पत्थरों का इन्हें शोभित चंदन का चित्तेरा कहते हैं। इनके बारे में अपने थोड़ा सा पता होना चाहिए। हर चीज मैंने आपको बता दी है। एक दोस्तों नाम है, बड़ा ही फेमस नाम है, राजा राजा रवि शर्मा। राजा रवि शर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह कहते हैं। रवि शर्मा राजा रवि शर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय चित्रकला का पितामह इनको कहते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं भैंसासुर की फड़। किसकी? भैंसासुर की फड़। फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। जो भैंसासुर है इनके फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। इस फड़ की पूजा बावरी या बागरी जाति के लोग चोरी के लिए जाते हैं, तो इसका सगुन मानते हैं। दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है। इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता है। इस फड़ की पूजा बावरी या बागरी जाति के लोग चोरी करने के लिए जाते हैं, तो इसका सगुन मानते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में रामलाल भोपा और पतासी देवी बोपन ने अमिताभ बच्चन के फड़ का वाचन किया है। हाल ही में रामलाल भोपा और पतासी देवी जो भोपन है उन्होंने अमिताभ बच्चन के फड़ का वाचन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा बनता है। श्रीमती पार्वती जोशी देश की प्रथम फड़ चित्रित करने वाली महिला है। दोस्तों सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि पार्वती जोशी का संबंध किससे है? फड़ चित्रण से इनका संबंध है। और श्रीमती पार्वती जोशी देश की प्रथम फड़ चित्रित करने वाली महिला है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। पिछवाई कला। कौन सी? पिछवाई कला। श्री नाथद्वारा राजसमंद तो पिछवाई कला है, ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? श्री नाथद्वारा राजसमंद। और जो श्री नाथद्वारा राजसमंद है ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कौन सा? वल्लभ संप्रदाय उसकी प्रमुख पीठ है, श्री नाथद्वारा राजसमंद। श्री नाथद्वारा में कृष्ण की प्रतिमा के पीछे दीवार पर लगाई जाने वाला कपड़ा जिस पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है उसे पिछवाई कला कहते हैं। तो पिछवाई कला क्या है? पिछवाई कला श्री नाथद्वारा राजसमंद, उसमें श्री नाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे दीवार पे कपड़ा लगा हुआ है, उस कपड़े के ऊपर जो कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया गया है उसे पिछवाई कला कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पिछवाई कला कहते हैं। तो समझ में आया होगा आपको आराम से, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छी तरीके से अपने को पढ़ना है, आराम से पढ़ते हुए चलना है। अब बात आती है दीवारों पर चित्रकारी। दीवारों पर चित्रकारी तो सबसे पहले आती है भराड़ी। क्या आती है? भराड़ी। भील जनजाति में विवाह की लोक देवी, भील जनजाति में विवाह की लोक देवी जिसका चित्र वर वधू के घर चावल के विभिन्न रंगों के घोल से दीवार पर बनता है। भराड़ी क्या होती है? जो भीलों की जो वैवाहिक देवी होती है उसका नाम है भराड़ी। पहली बात है भराड़ी कौन है? भीलों की जो वैवाहिक देवी होती है उसका नाम है भराड़ी। तो भील जनजाति में विवाह की लोक देवी जिसका चित्र वर व वधू के घर चावल के विभिन्न रंगों के घोल से दीवार पर बनता है, यह सर्वाधिक कुशलगढ़ में प्रचलित है। कहां पर? कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर ये सबसे अधिक प्रचलित है। आगे बात आती है सांझी। क्या आती है? सांझी। तो दोस्तों देखते हैं सांझी क्या है। मारवाड़ क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं द्वारा, मारवाड़ क्षेत्र जो है उसमें कुंवारी कन्याओं द्वारा अपने पिता के घर पर गोबर से सांझी बनाई जाती है। मारवाड़ मतलब जो जोधपुर है
उसमें जो कुंवारी कन्याएं जो है, तो कुंवारी कन्याओं द्वारा अपने पिता के घर पर गोबर से सांझी बनाई जाती है, जो अपने भाई की मंगल कामना के लिए होती है। जो अपने भाई की मंगल कामना के लिए होती है, उसे बोलते हैं सांझी। दीवारों पर चूने हुए कली के साथ आकर्षक चित्रकारी आलागिरा चित्रकारी कहलाती है। दोस्तों, दीवारों पर चूने व कली के साथ आकर्षक चित्रकारी आलागिरा चित्र कारीगरी कहलाती है, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों, हर चीज बहुत डिटेल से पढ़ाई जा रही है आपको। अगर इसी तरीके से तैयारी करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और आखिर उन्हीं को मिलती है सफलता, आखिर उन्हीं को मिलती है सफलता, जो हर वक्त पर हर हाल पर रोया नहीं करता, हर वक्त हर हाल पर रोया नहीं करता। दोस्तों, पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, उनको भूल जाओ। अब बिल्कुल नई तरीके से तैयारी करो। नए सिरे से तैयारी करोगे तो ही पढ़ने में मजा आएगा, वरना कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगर आप पीछे की गलतियों को लेकर बैठे रहोगे, उन्हें सुधार करो बस। केवल ये वक्त है, ये कभी रुकेगा नहीं। समय है, चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो समय है, कभी नहीं रुकेगा। आप चाहे घड़ी बंद करके बैठ जाओ, लेकिन समय है, ये चलता रहेगा। दोस्तों, अपने को भी समय के साथ चलना होगा, तब ही इस जीवन में कुछ कर सकते हैं, वरना इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समय की गति को पहचानो, समय को पहचानो और समय के अनुसार चलो। दोस्तों, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे। अगर आप समय के अनुसार चल रहे हो तो समय आपका साथ देगा, और अगर आप समय को खराब कर रहे हो तो कल कोई समय आपको खराब करेगा। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ बिल्कुल तैयारी करते रहो। माँ के साथ हूँ, आप मेरे साथ रहो, कंधे से कंधा मिलाकर तैयारी करेंगे। मौसम बहुत चिल्ड है, कंटेंट बिल्कुल सॉलिड है, कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल तैयारी करते हो बढ़िया तरीके से। और दोस्तों, मिलेंगे फिर कल। आज के लिए इतना ही। शाम की क्लास में मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल करते रहो और टाइम टाइम पर अपना टेस्ट देते रहो, ताकि आपको पता चले कि आप तैयारी किस लेवल की है, क्या नहीं है। दोस्तों, मिलते हैं फिर कल इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।